हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है करियर केयर में। पिछली वीडियो में अपनों ने बात की थी डीसी बेसिक्स और सर्किट के बारे में। ठीक है, कुछ कंसेप्ट पढ़े थे अपनों ने, जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट है, ईएमएफ है, रेजिस्टेंस है, कंडक्टेंस है, उसके बारे में अपनों ने पढ़ा था। आज बात करेंगे अपने डीसी सर्किट के बारे में। डीसी सर्किट कितने प्रकार के होते हैं, उसमें कौन कौन से एलिमेंट लगे होते हैं और उनका क्या बेसिक प्रिंसिपल रहता है, उन पर बात करेंगे जिन प्रिंसिपल्स पे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो डीसी सर्किट में आज का पहला टॉपिक है अपना सीरीज सर्किट। सीरीज सर्किट, अगर आपको किसी भी टॉपिक में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करिएगा, जिससे हमें पता चले कि हमें किस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो डीसी सर्किट की बात करेंगे। तो सीरीज सर्किट होता क्या है ये देखते हैं अपने। सीरीज सर्किट में क्या है कि एक एलिमेंट का जो एंड पॉइंट है वो दूसरे एलिमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट से कनेक्ट रहता है। जैसे अपने डायग्राम से समझते हैं, अपने रेजिस्टेंस लेते हैं। जैसे ये एक R1 अपनों ने रेजिस्टेंस लिया, ठीक है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसका एंड पॉइंट है। अब जो R2 होगा उसका स्टार्टिंग पॉइंट इसके एंड पॉइंट से कनेक्ट रहेगा, ये अपना R2 आ गया। इसी तरह अगर एक और रेजिस्टेंस और लें तो ये अपना R3 आ गया। ये अपना एक सीरीज सर्किट है। ठीक है, तो ये अपना जैसे A से B तक है, तो इस सीरीज सर्किट के अंदर करंट का कितना पाथ बन सकता है? सिर्फ एक पाथ है। करंट सिर्फ ऐसे फ्लो कर सकती है, तो करंट सिर्फ एक पाथ से फ्लो कर सकती है। इसका मतलब क्या हुआ कि सीरीज सर्किट के अंदर क्या है कि सभी एलिमेंट्स में करंट क्या रहती है? सेम रहती है, करंट सेम। करंट सेम रहेगी सभी एलिमेंट में। रेजिस्टेंस है वो इनका R1 का अलग होगा, R2 का अलग होगा, R3 का अलग होगा। करंट अगर सेम जा रही है तो इनके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगी, इसमें V1 आएगी, यहाँ पे V2 आएगी, यहाँ पे V3 आएगी। ये क्या होगी? डिफरेंट डिफरेंट आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपने पास V1 क्या आएगी? V1 आएगी R1 I, V2 क्या आएगी? R2 I, V3 क्या आएगी? R3 I। ठीक है, तो यानी कि करंट सेम रहेगी सीरीज सर्किट के अंदर, लेकिन वोल्टेज है वो एलिमेंट के रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगी, उसके अकॉर्डिंग चेंज होती रहेगी। ठीक है, ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि सीरीज़ में अंदर करंट सेम रहती है। ठीक है, तो इसका अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अपने निकालें, R इक्विवेलेंट निकालें, तो बहुत ही सिंपल है, सबका ऐड कर देना है। जैसे यहाँ पर निकलेगा R1 प्लस R2 प्लस R3, और इस तरीके का जितने भी होंगे उनका रेजिस्टेंस बस ऐड करना है डायरेक्ट, ये R इक्विवेलेंट अपना आ जाएगा। तो ये सीरीज सर्किट हुआ। अब अपने बात करते हैं पैरेलल सर्किट की। पैरेलल सर्किट, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जितने भी एलिमेंट लगे होते हैं उनका स्टार्टिंग पॉइंट एक साथ कनेक्टेड रहता है, एंड पॉइंट एक साथ कनेक्टेड रहता है। डायग्राम से अगर समझें तो अपने रेजिस्टेंस ही लेते हैं पिछली बार की तरह। ये अपना R1 आ गया, अगर ये R2 है, ये R3 है, तो इनके स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? आपस में कनेक्टेड रहेंगे, एंडिंग पॉइंट आपस में कनेक्टेड रहेंगे। ये और यहाँ से अपने इसको सप्लाई देंगे, A पॉइंट, ये B पॉइंट। ये एक अपने पास क्या है? पैरेलल सर्किट है। ये R1, R2, R3 आपस में पैरेलली कनेक्टेड है। ठीक है, तो अगर यहाँ से कोई करंट जाएगी I, तो उसके लिए तीन पाथ है यहाँ पे। ठीक है, एक वो ऐसे जा सकती है, एक वो ऐसे घूम के जा सकती है, एक वो ऐसे घूम के जा सकती है। तीन पाथ है, यानी कि क्या हुआ कि पैरेलल सर्किट के अंदर जो करंट है अपनी वो एलिमेंट पे डिपेंड करेगी, सेम नहीं रहेगी, अलग अलग रहेगी। तो यहाँ पे क्या करंट आएगी? R1 के अकॉर्डिंग I1 करंट आएगी, यहाँ पे R2 के अकॉर्डिंग I2 करंट आएगी, R3 के अकॉर्डिंग यहाँ पे I3 आएगी। ठीक है, तो इसके अक्रॉस में वोल्टेज क्या रहेगी? वोल्टेज है वो सेम रहेगी, तीनों अक्रॉस V वोल्टेज ही रहेगी। तो अपने पास पैरेलल के अंदर क्या रहता है? वोल्टेज सेम रहती है। पैरेलल सर्किट में वोल्टेज सेम रहती है।
देखो अपनों ने सीरीज़ में पढ़ा करंट सेम रहती है, पैरेलल में पढ़ा वोल्टेज सेम रहती है। ये आपको बहुत छोटी चीज़ लग रही होगी, लेकिन मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा जब आपको बताऊंगा कि डायरेक्ट इस कंसेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, सीधा सीधा इस कंसेप्ट से क्वेश्चन का आंसर निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे P1 वोल्टेज है वो तीनों अक्रॉस सेम रहेगी। सेम क्यों रहेगी? क्योंकि अगर रेजिस्टेंस हाई है, अगर R1 इज़ मोर, तो क्या होगा, उस पाथ के अंदर करंट क्या है, I1 है वो लेस जाएगी। जहाँ पे R2 जैसे अगर लेस है, ठीक है, कम रेजिस्टेंस है, आपको पता है कि करंट है वो लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करती है। ठीक है, तो अगर R2 कम है तो इसमें I2 की जो करंट है वो ज़्यादा जाएगी। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही अपने पास वोल्टेज है, तो तीनों के अक्रॉस वोल्टेज है वो सेम रहेगी। ठीक है, ये अपनों ने पढ़ा पैरेलल सर्किट के अंदर वोल्टेज का और करंट का रिलेशन। अब अगर इसकी बात करें आर इक्विवेलेंट निकालने की, रेजिस्टेंस अगर पैरेलल सर्किट का निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, इसमें 1/R निकालेंगे और सबको ऐड करते जाएंगे इसी तरीके से, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और इसी तरीके से जितने भी है इनका, ये अपने पास आर इक्विवेलेंट आ जाएगा। ठीक है, तो अपनों ने अब तक दो चीज़ पढ़ी, सीरीज़ और पैरेलल सर्किट के बारे में। ठीक है, और एक अपनों ने कल भी मतलब पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कंडक्टेंस। कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है। अगर आर इक्विवेलेंट इस तरीके से आया है, कंडक्टेंस G इक्वल टू क्या होता है, 1/R होता है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इस मतलब कि इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ कि G इक्वल टू G1 प्लस G2 प्लस G3 और n नंबर्स। ठीक है, तो ये अपना कंडक्टेंस भी इससे निकाल सकते हैं। एक यहाँ पे छोटी सी चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं। अभी अपनों ने देखा कि इसमें पैरेलल में करंट है वो अलग अलग रहेगी। तो करंट आपको वैसे भी मैंने बता दिया कि करंट डिपेंड किसके ऊपर करेगी, वोल्टेज तीनों के अक्रॉस सेम है तो रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है। तो अपनों ने पहले भी पढ़ लिया है, अगर I1 निकालेंगे तो क्या होगा, V डिवाइडेड बाई R1। ठीक है, इसी तरीके से तीनों हो जाएंगे। I2 निकालेंगे तो V डिवाइडेड बाई R2, इस तरीके से निकलेगी। तो ये क्या है, मतलब कि पैरेलल सर्किट के अंदर करंट कितनी इंटेसिपेट हो रही है, किस में कितनी जा रही है, ये अपने निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बड़े से बड़ा सर्किट है वो इन कंसेप्ट से सॉल्यूशन उसका आ जाएगा, कोई इसमें ज़्यादा वो परेशानी वाली बात है नहीं। उसके बाद में अगर बात करें अपने पावर की, एनर्जी की, तो उनका क्या रिलेशन रहता है, तो बात करते हैं पावर और एनर्जी की। तो अपनों को पता है कि जो डीसी सर्किट है उसके अंदर पावर क्या रहती है, P इक्वल टू VI। वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन है, वही क्या अपने पास पावर है। ऐसी के केस में अलग होता है, उसके अंदर पावर फैक्टर भी अपने इंक्लूड करते हैं, लेकिन डीसी में बहुत सिंपल है कि वोल्टेज और करंट का जो मल्टीप्लिकेशन है वही अपने पास पावर है। लेकिन क्या सिर्फ यही एक फॉर्मूला है? नहीं, पावर को अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर अपने पास वोल्टेज नहीं है तो करंट और रेजिस्टेंस से भी निकाल सकते हैं, I² REV पावर होती है। ठीक है, अगर अपने पास करंट नहीं है तो एक फॉर्मूला अपने पास और है, V² डिवाइडेड बाय R, इससे भी निकल जाती है पावर। ठीक है, डिपेंड करता है अपने पास क्या क्या मतलब कि वो अवेलेबल है और किस तरीके का सर्किट है। जैसे P इक्वल टू VI क्या है, ये अपने पास पावर है, अपने इनपुट दे रहे हैं वो पावर है। ठीक है, I² R क्या है, ये पावर डेसिपेट हो रही है सर्किट के अंदर, कितनी करंट जा रही है, कितना उसका रेजिस्टेंस है, तो पावर डेसिपेट हो रही है कोई सर्किट के अंदर वो रहता है। ठीक है, अपनों ने ये भी देखा है कि I² RT अगर लगा दें तो क्या होती है, हीट होती है। हीट के रूप में जितनी भी पावर अपनी जा रही है वो निकलते हैं अपनी। ठीक है, वो आगे अपने पढ़ेंगे भी। ठीक है, ये थोड़ा सा बेसिक बिल्कुल बेसिक है। जैसे 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, 1000 वाट होता है। बहुत बेसिक है, लेकिन थोड़ा अपना डिस्कस कर लेते हैं जल्दी। ठीक है, तो ये अपनों को पता है, बेसिक है, सबको भी पता होगा, 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट। ठीक है, लेकिन वाट को और क्या कहेंगे, वाट को कहते हैं जूल पर सेकेंड।
और ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, जूल पर सेकेंड। ठीक है। अपने पावर की ऐसा यूनिट वाट है, लेकिन क्वेश्चन अगर बनता है एग्जाम्स के अंदर तो वहाँ वाट नहीं दिया होगा, किलोवाट है, लेकिन किलोवाट नहीं दिया होगा, क्या होगा, जूल पर सेकेंड होगा। ठीक है। और मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स यहाँ पे गलती कर सकते हैं, इसलिए अपने को ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है। और अब 1 किलोवाट में कितने जूल होते हैं ये भी अपने डिस्कस करें तो कई बार सीधा डाटा भी क्वेश्चन बन जाता है, तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ठीक है। इसको थोड़ा सा अलग तरीके से भी लिखते हैं कि जो 36 इंटू 10⁵। ये क्या 1 किलोवाट के अंदर जूल्स की संख्या है ना, 1 किलोवाट में, 1 किलोवाट आवर। ठीक है। 1 किलोवाट आवर यानी कि अपने पास 1 यूनिट की भी बात कर सकते हैं, इसको 1 यूनिट भी बोलेंगे वाट आवर में। तो ये अपना आ गया। तो इसके बाद में अपने जो बात करें जूल्स लॉ की, जो अपने जितने भी हीटिंग एलिमेंट्स हैं उनमें हीटिंग जो डिवाइसेस रहते हैं उनमें यूज़ करते हैं, चाहे वो इमल्शन रॉड हो, चाहे इलेक्ट्रिक आयरन हो। ठीक है। तो जूल्स लॉ, जूल्स लॉ क्या कहता है, अभी अपनों ने इसके बारे में डिस्कशन भी किया था थोड़ा, कि पावर अपने पास थी P = I²R। ठीक है। लेकिन कोई जैसे नाइक्रोम है, ये अपने मोस्ट ऑफ द अपने यूज़ करते हैं हीटिंग एलिमेंट्स के रूप में। ठीक है। तो उसमें हीट डेसिपेट हो रही है, हीट के रूप में अपनी पावर जा रही है। तो पावर और हीट का क्या रिलेशन रहता है, तो ये निकालेंगे। तो हीट का रिलेशन है वो करंट के साथ क्या रहता है, करंट के प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट के स्क्वायर के। जितनी ज़्यादा करंट उसके स्क्वायर के, हीट उसके प्रोपोर्शनल है। करंट बढ़ाएंगे हीट बढ़ेगी। ठीक है। हीट प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे हीट बढ़ेगी। ठीक है। और हीट प्रोपोर्शनल है टाइम के, जितने ज़्यादा टाइम तक अपने उसको करंट देंगे उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। ये 3 रिलेशन है करंट के साथ, रेजिस्टेंस और टाइम के साथ हीट का। ठीक है। तो अपने पास जो फॉर्मूला निकल के आता है वो ये है S = I²RD। ये अपना हीट का फॉर्मूला है। ठीक है। यहाँ पे करंट है, R रेजिस्टेंस है और T टाइम है। T यहाँ पे क्या है, टाइम है। इसको स्मॉल t भी लिखते हैं ना, ये टाइम है। तो ये अपना हीट का फॉर्मूला निकल गया। ठीक है। अगर किलो कैलोरी के अंदर बात करें, किलो कैलोरी में कितनी होती है, तो इसका भी एक फॉर्मूला है जो आपको याद कर रखना है। किलो कैलोरी में हीट प्रोड्यूस अगर हो रही है वो कितनी होगी, तो I²RT डिवाइडेड बाय 4180 जूल, क्योंकि 1 किलो कैलोरी में 4180 जूल होते हैं। इसको कई बार 4200 भी लिख लेते हैं राउंड फिगर के रूप में। तो ये अपने पास किलो कैलोरी के अंदर हीट प्रोड्यूस निकल के आई है, हीट प्रोड्यूस किलो कैलोरी में। ठीक है। अब अपने नेक्स्ट जो बात करेंगे टाइप्स ऑफ सर्किट के बारे में, कितने टाइप के सर्किट होते हैं, उनमें क्या क्या एलिमेंट्स लगे होते हैं और उनका क्या प्रॉपर्टीज़ है, उनका सॉल्यूशन कैसे करते हैं अपने। ठीक है। अपने जो भी पढ़ रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है। और जैसे ही अपनी थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है उसके बाद अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाएंगे, जितने भी अपने प्रिंसिपल्स कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, तो आपको पता चलेगा कि अपनों ने क्या सीखा है और कैसे उसको एग्ज़ाम के अंदर इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा कि इसका जो थ्योरी सेक्शन है JB गुप्ता के अंदर एक नोट्स वाइज दिए हुए हैं, शॉर्ट नोट्स टाइप, उसको भी मैं PDF पे बना के डाल दूँगा टेलीग्राम चैनल पे। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और वहाँ से जाके उसको चेक कर सकते हैं। तो पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सर्किट। तो टाइप्स ऑफ सर्किट में पहले सर्किट की अगर बात करें तो लीनियर सर्किट। लीनियर सर्किट क्या होता है,
देखो लीनियर नाम से पता चल रहा है कि उन लीनियर सर्किट कोई भी जो एलिमेंट है उनके अगर वी आई करेक्टरिस्टिक अगर लीनियर आ रही है तो एक लीनियर सर्किट उसको काउंट करेंगे। ठीक है, जैसे वी आई करेक्टरिस्टिक की बात करें तो करंट और वोल्टेज के बीच में अगर कोई ग्राफ अपने बनाते हैं, ठीक है, जैसे मैं ये एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको मैं वी और यहाँ पे मैं आई करंट दे रहा हूँ। ठीक है, लीनियर सर्किट है मोस्ट ऑफ द क्या होते हैं, रेजिस्टिव जो सर्किट है, रेजिस्टिव एलिमेंट जिसमें लगे होंगे वो एक अपने पास लीनियर सर्किट की प्रॉपर्टी दिखाते हैं। ठीक है, रेजिस्टिव सर्किट। जैसे एक सर्किट भी ले लेते हैं अपने, जिसे थोड़ा आपको समझ में आसानी से आए। जैसे मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया, ठीक है, यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स दे दिया, वोल्टेज सोर्स दिया 10 वोल्ट का। ठीक है, और यहाँ पे मैं रेजिस्टेंस 5 ओम का रेजिस्टेंस है, ये वेरिएबल वोल्टेज सोर्स रहेगा तभी अपने ग्राफ बना पाएंगे। तो स्टार्टिंग में मैं 5 वोल्ट दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ 5 ओम रेजिस्टेंस है, तो इसके अंदर करंट कितनी फ्लो होगी, V अपॉन R, तो 5 डिवाइडेड बाई 5 तो 1 एम्पियर, 1 एम्पियर करंट होगी। ठीक है, तो पहले जब 5 वोल्ट थी, जैसे यहाँ पे अपने इसको मान लेते हैं 5 है, ये 10 है, ये 15 है, ये 20 है, ये 25 है, इस तरीके से इस तरफ क्या है वोल्टेज है। यहाँ पे मानते हैं अपने 1 है, 2 है, 3 है, ये 4 है और ये 5 है, ये एम्पियर में। ठीक है, तो मैंने पहले 5 वोल्ट सप्लाई दी तो करंट मेरी फ्लो हुई 1 एम्पियर, 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर ये है, 5 ये है, तो यहाँ पे ये पॉइंट अपने पास मिला। ग्राफ बनाना तो आपको आता ही होगा। ठीक है, उसके बाद वेरिएबल सप्लाई सोर्स था, मैंने यहाँ पे 5 की जगह आप 10 वोल्ट दिया, 10 वोल्ट दिया, 5 ओम रेजिस्टेंस था, तो करंट इस बार कितनी आई, 2 एम्पियर। तो 10 वोल्ट के सामने 2 ये बना। फिर मैंने यहाँ पे 10 की जगह 15 वोल्ट सप्लाई दी, तो 5 ओम रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस क्या है, फिक्स है, तो मेरे पास करंट कितनी आई, 3 एम्पियर। तो 15 और 3 ये देखो यहाँ पे मिला। इसी तरीके से अगर 20 करूँगा तो 4 एम्पियर आएगी, 25 करूँगा 5 एम्पियर आएगी, तो इस तरीके से मिलेगा। तो ये अपने को करंट और वोल्टेज के बीच में एक लीनियर ग्राफ मिला है। ठीक है, ये किस में मिला, रेजिस्टिव सर्किट के अंदर मिला। रेजिस्टिव जो एलिमेंट लगे हुए थे, रेजिस्टिव सर्किट या रेजिस्टिव एलिमेंट, ठीक है, उसके अंदर अपने को क्या मिला, वी और आई के बीच में जो लीनियर ग्राफ है अपने को मिला, इसलिए इसको बोलते हैं लीनियर सर्किट। ठीक है, जो भी सर्किट होगा अगर उसकी ग्राफ है वो वी आई करेक्टरिस्टिक्स है वो लीनियर आ रही है तो वो क्या है कि लीनियर सर्किट है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन अपने को एक मिलेगी। ये मिलती किस में, रजिस्टिव में मिलती है। और जो ये वी आई अगर लीनियर मिल रही है तो वो क्या है कि ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। किसको, ओम्स लॉ को, ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, इस पर अप्लाइड हो रहा है। यह भी अपने एक चीज़ सीखी। तो नेक्स्ट अपना जो सर्किट है वो है नॉन लीनियर। लीनियर पड़ा अभी, यह है नॉन लीनियर सर्किट। ठीक है, तो इसमें नाम से पता चल रहा है कि इसमें अपने जो वी आई करेक्टरिस्टिक का ग्राफ है वो लीनियर नहीं मिलेगा। ठीक है, उसमें किसी भी तरीके का ग्राफ आ सकता है। ठीक है, जैसे ये अगर वी और आई के बीच में ग्राफ ड्रॉ करूँगा तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होके, जैसे ये स्ट्रेट लाइन तो ये होती। ठीक है, तो ग्राफ इस तरीके का आ सकता है, इस तरीके का आ सकता है। ठीक है, तो कुछ भी इस तरीके का ग्राफ आ सकता है नॉन लीनियर सर्किट में। तो ये कौन कौन से एलिमेंट्स लगे होंगे तब ये ऐसी कंडीशन आएगी। जैसे टंगस्टन लैंप है, ये जो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ ये याद रखिएगा। सीधे सीधे क्वेश्चन में बन जाते हैं। ऑप्शन में 4 ऑप्शन देगा और पूछेगा कि इनमें से कौन सा नॉन लीनियर सर्किट है या लीनियर सर्किट है। ठीक है, तो ये जो मैं एग्जांपल लेके आया हूँ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही लेके आया हूँ। तो टंगस्टन लैंप हुआ, टंगस्टन लैंप, वैक्यूम ट्यूब हुई, वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, और ट्रांजिस्टर जितने भी हुए ना, ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर ये क्या है अपने पास, नॉन लीनियर करेक्टरिस्टिक शो करते हैं। ठीक है,
टंगस्टन लैंप, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, और भी चीज़ें हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है अब जो याद रखने लायक है, ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, तो क्या इनमें ओम्स लॉ अप्लाइड कर सकते हैं अपने? तो क्या, बिल्कुल नहीं। ठीक है, जो जिसका वी आई करेक्टरिस्टिक जो ग्राफ है वो लीनियर नहीं आ रहा है, तो उस पर ओम्स लॉ अप्लाइड नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ओम्स लॉ नॉट अप्लाइड। तो अपनों ने इस सर्किट से अगर सीधी बात करें, थ्योरी से क्या क्या क्वेश्चन उठ सकते हैं, तो डायरेक्ट वो पूछ सकता है चार ऑप्शन देके कि इनमें से कौन सा नॉन लीनियर सर्किट होगा या नॉन लीनियर एलिमेंट होगा। अगर पर्टिकुलर इसका पूछे तो ये एलिमेंट है, और अगर ये जिसमें लगे हुए हैं वो एक सर्किट हो गया कि नॉन लीनियर सर्किट। ठीक है, तो ये पूछ सकता है। तो अपने याद रखना है, टंगस्टन लैंप है, वैक्यूम ट्यूब है, ट्रांजिस्टर है, ये नॉन लीनियर करेक्टरिस्टिक शो करते हैं। दूसरा ये पूछ सकता है इनमें से दे के, और पूछेगा कि कौन सा इनमें से ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, अप्लाई नहीं कर सकते, कौन सा करता है। तो यहाँ से इस तरीके के थ्योरी क्वेश्चंस बन सकते हैं। आगे अगर बात करें थर्ड सर्किट की, तो अपने पास है बाइलेटरल सर्किट। बाइलेटरल, बाइलेटरल सर्किट नाम से अपने को पता चल रहा है कि जिसमें बहुत डायरेक्शन के अंदर करंट फॉलो करने पर सेम ऑपरेशन होते हैं, तो क्या है वो एक बाइलेटरल सर्किट है। ठीक है, जैसे एक रेजिस्टेंस एक बाइलेटरल है, एलिमेंट है। ठीक है, वो अगर किसी में लगे हुए तो वो एक बाइलेटरल सर्किट हो गया। ठीक है, ये कोई एक रेजिस्टेंस है, तो अगर इसमें इस तरीके डायरेक्शन में अगर मैं करंट फॉलो करूँगा तो सेम जो अपने ये करेक्टरिस्टिक शो करेगा। ठीक है, जैसे ये 5 ओम है। ठीक है, करंट यहाँ पे 1 एम्पियर आ रही है। ठीक है, तो इसके अक्रॉस 5 वोल्ट हुई। पावर की बात करेंगे तो 5 वाट निकल के आई। ठीक है, वी आई ना। तो अगर मैं इसको डायरेक्शन चेंज कर दूं करंट की, ठीक है, अगर मैं डायरेक्शन ये कर देता हूँ, तब भी सेम चीज़ें, सेम इसके अक्रॉस वोल्टेज आएगी। हालांकि पोलैरिटी चेंज होगी लेकिन वोल्टेज सेम आएगी, पावर डिस्ट्रीब्यूट सेम होगा, सब कुछ सेम रहेगा। तो ये एक बाइलेटरल सर्किट का एग्जांपल है कि जिसमें बहुत डायरेक्शन के अंदर कोई भी अपने करंट फ्लो कराते हैं तो ऑपरेशन सेम रहता है, कुछ भी करेक्टरिस्टिक चेंज नहीं होती है। तो क्या एक बाइलेटरल सर्किट है। ठीक है, इसी तरह इसका एक रेसिप्रोकल है यूनिलेटरल सर्किट। ठीक है, नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं यूनिलेटरल। ये चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए अपने डीसी सर्किट को शुरू करने से पहले। जैसे आपको क्वेश्चन आएगा उसमें दिए होते हैं कि बाइलेटरल सर्किट है या यूनिलेटरल है, तो थोड़ा आपको आइडिया रहेगा। तो यूनिलेटरल भी आपको नाम से होगा कि इसके अंदर क्या है कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन के अंदर अपने करंट फ्लो करेंगे तो वो ऑपरेट कर पाएगा या वो अपने जो वर्किंग है वो कर पाएगा। ठीक है, इस तरीके का सर्किट आपको मतलब कि ये एक ये क्या है, एक डायोड है। डायोड ये क्या है, यूनिलेटरल एलिमेंट है, और ये अगर किसी सर्किट में लगे हैं तो वो एक क्या हो गया, यूनिलेटरल अपना सर्किट हो गया। डायोड कई तरीके के होते हैं, जिन्हें डायोड होता है वो रिवर्स मतलब कि ऑपरेशन में काम करता है, और जो सिंपल डायोड होते हैं वो क्या है, पॉजिटिव जो अपना बायस है उसमें काम करता है, डिपेंड करता है वो। लेकिन क्या है कि ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में काम करेगा, वर्क इन सिंगल डायरेक्शन। ठीक है, यूनिलेटरल हो गया। उसके बाद में अगर बात करें नेक्स्ट सर्किट अपना आता है पैसिव सर्किट। पैसिव सर्किट क्या है अपना कि जिसमें कोई भी ईएमएफ या करंट सोर्स नहीं लगा हुआ है सर्किट में, वो अपना पैसिव सर्किट है। ठीक है, क्या है कि नो सोर्स ऑफ ईएमएफ या करंट। ठीक है, कोई भी वोल्टेज या करंट सोर्स उसमें नहीं है तो वो पैसिव सर्किट है। जैसे अगर एक सर्किट देखें अपने बना के, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 रजिस्टर हो गया। तो इसमें अब तक अपने पास कोई भी ईएमएफ या करंट सोर्स नहीं लगा हुआ है,
तो ये एक पैसिव सर्किट है। अगर मैं यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स लगा देता हूँ या करंट सोर्स लगा देता हूँ, जैसे ये 3 एम्पीयर का, तब ये एक क्या है, एक्टिव सर्किट हो चुका है। ठीक है, इसमें अपने पास करंट सोर्स आ गया है। और जब तक ये कोई भी करंट या वोल्टेज सोर्स नहीं है तब तक ये क्या है, एक पैसिव सर्किट है। ठीक है, नेक्स्ट अपना यही है कि छठा अपना है एक्टिव सर्किट। एक्टिव सर्किट में क्या है कि अपने पास कोई ना कोई एक सोर्स होगा, चाहे वो करंट सोर्स हो, चाहे वो वोल्टेज सोर्स हो, ईएमएफ सोर्स हो, वो होगा, उसको एक्टिव सर्किट बोलेंगे। अगर ऊपर वाला एग्जांपल लेता हूँ मैं, उसमें अगर मैं लगा देता हूँ, ये एक मैंने करंट सोर्स लगा दिया 5 एम्पीयर का, यहाँ पे R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 है, ये R3 रेजिस्टेंस है, तो ये R3, तो ये क्या है, मेरा एक एक्टिव सर्किट है, यानी इसके अंदर मेरे पास एक करंट सोर्स है। यहाँ पे वोल्टेज सोर्स भी हो सकता है। ठीक है, वोल्टेज सोर्स लगा दिया मैंने यहाँ पे, ये 5 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा दिया, तो भी ये क्या है, एक्टिव सर्किट है मेरे पास। ठीक है, उसके बाद में लंप्ड सर्किट आता है। नेक्स्ट क्या है अपना, लंप्ड सर्किट। लंप्ड सर्किट, ठीक है, तो इसमें क्या है कि फिक्स कुछ लिमिटेड एलिमेंट्स उसमें लगे होते हैं जिस सर्किट में, वो क्या है कि लंप्ड सर्किट है। ठीक है, लिमिटेड एलिमेंट्स उसमें होंगे, लिमिटेड एलिमेंट्स, वो क्या है, एक लंप्ड सर्किट है। जैसे अपने पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चिप है, ठीक है, कोई भी एक सर्किट है, जो जैसे एम्पलीफायर का एक सर्किट हो गया, ठीक है, कोई मोबाइल की एक चिप हो गई, ठीक है, कंप्यूटर का मदरबोर्ड हो गया, उसके अंदर लिमिटेड एलिमेंट्स है, फिक्स एलिमेंट है कि इतने ही लगने वाले हैं, और काउंटेबल है कि काउंट किया जा सकता है, वो एक लंप्ड सर्किट है अपने पास। ठीक है, और ये एक नेक्स्ट अपने पास है डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर सर्किट। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर सर्किट। देखिए, लंप्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर सर्किट में मैं डायरेक्ट एसएससी जेई और इसमें कोई स्टेट जेई के अंदर क्वेश्चन दिखा सकता हूँ। सीधे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि इन एक सर्किट का नाम दे देगा, उसको पूछेगा कि ये कौन सा सर्किट है, या फिर मतलब कि ये पूछेगा कि लंप्ड सर्किट क्या होता है, वो 4 ऑप्शन दे देगा कि उसमें लिमिटेड एलिमेंट्स होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं, उसमें एक्टिव सोर्स कुछ लगे होते हैं, ये ऐसे करके डायरेक्ट क्वेश्चन, मल्टीपल क्वेश्चन है, मैं आपको मैं आगे दिखाऊंगा अपने थ्योरी सेक्शन जैसे कंप्लीट होता है और अपने शुरू करेंगे क्वेश्चन करना, उसमें दिखाऊंगा आपको। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ रहे हैं अपने। तो डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर सर्किट के अंदर क्या होता है, इसके अंदर अनलिमिटेड एलिमेंट्स या जो अपने पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, अनलिमिटेड एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो इस तरीके की लाइनअप दी होगी, लिमिटेड एलिमेंट्स पता चल जाएगा। या कोई एग्जांपल देके पूछेगा ना, तो मोस्ट ऑफ द एक एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूटेड सर्किट का देता है, वो है ट्रांसमिशन लाइन। सॉरी, थोड़ा सा ये पेन चलने में दिक्कत कर रहा है। ट्रांसमिशन लाइन बहुत अच्छा एग्जांपल है डिस्ट्रीब्यूटेड सर्किट का, और जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए उसमें यही जो एग्जांपल देके पूछा गया है कि ये किस तरीके का सर्किट है। तो ट्रांसमिशन लाइन आपको पता है कि जैसे ही अपने जैसे पावर ग्रिड है, वहाँ से लाइन शुरू होती है, उसमें बहुत सारे बीच में एलिमेंट लगते हैं, ट्रांसफार्मर है और भी चीज़ें हैं लगी होती है। उसके बाद में बीच में अपना जो सब स्टेशन आता है, उसके बाद में आगे डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन आते हैं, तो बहुत लंबी लाइन रहती है, तो उसमें अनलिमिटेड एलिमेंट्स लगे रहते हैं, तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर सर्किट। उसको आप एक जगह इकट्ठा नहीं कर सकते, आप लिमिटेड एलिमेंट्स के साथ नहीं कर सकते, अनलिमिटेड लगे हुए हैं, तो उसको डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर सर्किट बोलते हैं, और उसका एग्जांपल है ट्रांसमिशन लाइन। तो आज अपनों ने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है, और नेक्स्ट वीडियो में अपने कुछ एलिमेंट्स पढ़ेंगे, पैसिव और एक्टिव एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, जैसे रेजिस्टेंस है, इंडक्टेंस है, कैपेसिटेंस है।
और ये ऐसे ही क्लासेस चलती रहेगी। और तो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन अब टाइमली मिलते रहें और कोई भी वीडियो आप मिस नहीं करें। थैंक यू।